नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई बड़ी आतंकी साजिश रची गई थी? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर 150 ग्राम खतरनाक विस्फोटक PETN यानी पेंटा एरिथ्रिट्रोल ट्राइनाइट्रेट मिला। वो विस्फोटक जिसका 500 ग्राम पूरी विधानसभा को तबाह कर सकता है। PETN आतंकियों का सबसे पसंदीदा विस्फोटक माना जाता है। इसके यूपी विधानसभा के अंदर मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही कहा जा रहा है कि वो आतंकवादियों के निशाने पर है। सूत्रों के मुताबिक लंदन में आदित्यनाथ के खिलाफ हमले की साजिश रची गई और इसी खतरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। शायद यही वजह कि इस बार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश विधानसभा के भीतर की गई, जहां किसी को हमले का शक भी ना हो सकता हो। सवाल साजिश करने वालों को लेकर भी उठ रहे। विधानसभा में विस्फोटक कोई बाहर का आदमी ला नहीं सकता। सिर्फ विधायकों और विधानसभा के कर्मचारियों को ही सुरक्षा जांच से छूट होती है। और विस्फोटक मिलने के बाद विधानसभा की सुरक्षा शक के दायरे में। सुरक्षा के नए नियमों की चर्चा हो रही है। सवाल खुद योगी की सरकार पर भी उठ रहे हैं। जिस सरकार में साजिश रचने वालों के हाथ इतने लंबे हों कि वो विधानसभा के अंदर तक पहुंच जाएं, वो सरकार बाहर के अपराधियों पर कैसे काबू पाएगी? जिस सरकार के रहते विधानसभा जैसी सुरक्षित नहीं हो, जनता की सुरक्षा वादा करने वाले विधायक तक सुरक्षित नहीं हो, मंत्री और मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं हो, वहां प्रदेश के 22 करोड़ लोग खुद को कैसे सुरक्षित पाएंगे? ताल ठोक के आज की बहस इसी पर। हम लोगों के पास कोई ऐसा क्विक रिस्पांस टीम नहीं है कि वो तत्काल उसका मुकाबला कर सके। हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। यह सीधे सीधे सेंध है इस विधान भवन की सुरक्षा पर लगाने का, और इस प्रकार की शरारत करने की छूट हमें किसी को नहीं देनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। PETN का इस विधानसभा भवन के अंदर पाया जाना इस बात को साबित करता है कि कुछ लोग शरारत पर उतर आए हैं। उनकी शरारत का मुंहतोड़ जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। कौन लोग इस साजिश में लगे हैं, इसका पर्दाफाश होना आवश्यक है। कि सभी जो भी कर्मी यहां पर कार्यरत हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर हो जाए। दूसरा, इस प्रकरण की पूरे उसकी जांच NIA से जरूर हो। NIA जैसी संस्था को इसकी जांच करनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी विधानसभा, उसके कामकाज, उसकी प्रतिष्ठा, उसको नष्ट करने के लिए इस तरह के घिनौने तरीकों का सहारा लेने को तैयार बैठी हैं। जनता की रक्षा का दायित्व लेकर के आता है विधायक। उनके सुरक्षा का दायित्व हम लेके आते हैं और हमारे ही सुरक्षा पर बिल्कुल खतरा आ जाए, इससे बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए जितने भी सुरक्षा के उपाय होने चाहिए वो होनी चाहिए। विधानसभा के अंदर और नेता विपक्ष की कुर्सी के नीचे अगर विस्फोटक कोई चीज़ मिलती है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। जब खुद विधानसभा सुरक्षित नहीं है, जब MLA सुरक्षित नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन सुरक्षित नहीं है। जो भी सुरक्षा का दृष्टि से जो भी काम करना होगा वो सुरक्षा कर्मी हमारे करेंगे और किसी को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुरक्षा पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं आतंकवादी अपने पैर फैलाना चाहते हैं, मगर उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर उनको यहाँ पे जगह मिलने वाली है। बता दें कि आज ताल ठोक के हमारे साथ खास मेहमान कौन कौन इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ मेहमान कौन कौन है उससे पहले आपको ये बता दें कि किन सवालों पर आज का कार्यक्रम केंद्रित रहेगा।
ताल ठोक के आज का पहला सवाल है, क्या यूपी की सुरक्षा भगवान भरोसे? सिर्फ 4 महीने में सुरक्षा के वादे में आदित्यनाथ की सरकार फेल हो गई। विधानसभा में विस्फोटक मिलना क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है? क्या एनआईए जांच से इस साजिश का खुलासा हो जाएगा? और ताल ठोक के आज आखिरी सवाल है, क्या संसद पर आतंकी हमले से देश ने अब तक कोई सबक नहीं सीखा? हमारे साथ श्रीकांत शर्मा होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। स्वागत है श्रीकांत शर्मा आपका। कुछ देर के लिए वो हमारे साथ रहेंगे। इनके अलावा बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगे डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सुनील सिंह यादव हमारे साथ होंगे, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रामदत्त त्रिपाठी हमारे साथ होंगे, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिलीप त्रिवेदी, एक्स आईजी, फॉर्मर एडीजी उत्तर प्रदेश, स्वागत है दिलीप त्रिवेदी जी आपका भी। मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल साहब हमारे साथ होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखते हैं, वो भी हमारे साथ आज इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। सबसे पहले श्रीकांत जी, क्योंकि आप कुछ ही मिनट के लिए मेरे साथ हैं, मैं जल्दी से आपसे 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं। क्या उत्तर प्रदेश की सुरक्षा भगवान भरोसे मान लें? रोहित जी, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और जो लोग उत्तर प्रदेश में विकास नहीं चाहते, उत्तर प्रदेश में विनाश चाहते हैं, वह लोग एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। लेकिन यह सरकार उन जो कॉन्स्पिरेसी करने वाले हैं उनको सफल नहीं होने देगी। हम उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ कर रहे हैं, विधानसभा की व्यवस्था को भी और सुदृढ़ करेंगे। जिस तरह से संसद की सुरक्षा है उसी तर्ज पर विधानसभा की सुरक्षा भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर अपना वक्तव्य दिया है, माननीय स्पीकर जी ने उसका पूरी तरह से संज्ञान लिया है और आज से ही जो कमियां रही हैं सुरक्षा में, मुझे आपके चैनल पर यह स्वीकार करते हुए बिल्कुल कोई हिचक नहीं है कि वहां जिस तरह की नीचे स्तर पर लापरवाही है और उससे लापरवाही का ये परिणाम है कि इस तरह की घटना घटित हुई है। लेकिन क्या उसमें जो माननीय सदस्य विधानसभा के अंदर आते हैं, क्या इस तरह की कोई जो शर्मनाक घटना है उसको कैसे कौन अंजाम दे रहा है, कौन उसके पीछे है? इसलिए हम किसी के ऊपर कोई हम ना इशारा कर रहे हैं, ना किसी को हम आरोप लगा रहे हैं, बल्कि जो लोग विधानसभा परिसर के अंदर उस कक्ष में पहुंचते हैं, ऐसे जो लोग हैं, या तो हम जैसे जो चुने हुए लोग हैं वो हैं, या फिर वहां जो काम करने वाले लोग हैं वो हैं। लेकिन आज सबकी सहमति से सुनिश्चित किया है कि कोई भी अगर सदस्य जिसकी वहां सर्चिंग होगी, वहां बॉडी स्कैनर लगेंगे, उसको अपने प्रतिष्ठा के साथ कतई ना जोड़े, क्योंकि ये सबकी सुरक्षा से जुड़ा विषय है। जिस तरह से बिना कुछ पास बनाए कुछ लोग अधिकारियों की गाड़ियों में, कुछ लोग सम्मानित विधायकों की गाड़ियों में बिना पास किए लोग आ जाते हैं, तो ये निश्चित रूप से वहां लापरवाही तो रही है और उस चीजों का सबका संज्ञान लेते हुए वहां चाक चौबंद हम लोग सुरक्षा को करेंगे, क्योंकि जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, आप बहुत बड़ी बात उससे परिचित हैं और इसीलिए जनता ने हमको आदेश, जनता ने हमको मैंडेट दिया कि उसको वो ठीक करें। PETN जैसा विस्फोटक ना तो आसानी से किसी के पास होता है और ना ही कोई उसे ऐसे लेकर घूम सकता है। 150 ग्राम PETN 12 जुलाई को मिला। 500 ग्राम PETN से उत्तर प्रदेश की पूरी विधानसभा को उड़ाया जा सकता है। इतना खतरनाक ये विस्फोटक होता है। 103 ऐसे सदस्य हैं, 143 403 में से, जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। आपको लगता है कि ये कोई विधायक खुद कर देगा? कोई नेता ऐसा भी कर सकता है? इस हद तक भी जा सकता है? मैंने रोहित जी आपको रास्ते बताए हैं कि उस परिसर के अंदर 2 ही श्रेणी के लोग जाते हैं। एक तो सभी जो चुने हुए विधायक हैं वो जाते हैं, या फिर उसमें जो कर्मचारी काम करने वाले हैं वो जाते हैं। इसीलिए उन जो कर्मचारी काम करते हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए कहा गया है, और जो सदस्य वहां जाते हैं अब मजबूरी में सबको सर्च करना पड़ेगा। मैंने स्पष्ट कर दूं आपको, मैंने ना किसी का नाम लिया है, ना मैं किसी की तरफ इशारा कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ रास्ते बता रहा हूं कि 2 श्रेणी के लोग वहां जाते हैं। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इस कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश हम बहुत जल्दी करेंगे। एनआईए को पूरी जांच दे दी गई है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और कौन वह गुनाहगार है, कौन वह गुनाहगार है और कौन उसके पीछे लोग हैं, ये कॉन्स्पिरेसी कौन कर रहा है? नेता विपक्ष की कुर्सी के नीचे विस्फोटक मिलना, 2 ही इसकी स्थितियां हो सकती हैं। मैं भी किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन या उनकी तरफ से कोई लाया या
उनको कोई मार देना चाहता था। ये दोनों स्थिति हो सकती है। रोहित जी, मैं आपको ये जानकारी साझा करते हुए बहुत मैं खुशी भी महसूस कर रहा हूं कि आज पूरे सदन ने, पक्ष और विपक्ष ने, बिना किसी टोका टाकी के सबने एक मत से जो बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, जो माननीय स्पीकर ने आदेश दिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, सबने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। सर करेंगे, जब अपने पे पड़ती है तो सब करते हैं। आग्रह करना चाहता हूं, इसमें भी राजनीति कर रहे हैं क्या? कहना चाहता हूं कि प्रदेश की छवि को खराब करने के लिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास का एक वातावरण बन रहा है उसको दूषित करने के लिए एक बहुत बड़ी सोची समझी एक कॉन्स्पिरेसी है, और इसकी जांच इसलिए एनआईए को दी गई है। बहुत जल्दी ये जांच पूरी होगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन जिस तरह से आज पूरे विश्व में आतंकवाद का एक वातावरण बना हुआ है, हम पूरे चाक चौबंद हैं, पूरा देश, पूरा प्रदेश इस तरह के जो षड्यंत्रकारी हैं उनके खिलाफ एकजुट है। आप मानते हैं ये शरारत नहीं है, कोई आतंकी साजिश है? पूरी नहीं, मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से जिस तरह से लगातार ये थ्रेट दी जा रही है, लगातार देश के और प्रदेश के वातावरण को खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो आतंकवादी संगठन है वो कभी विकास नहीं चाहते, विनाश चाहते हैं। जिन जिन देशों में इनका देखा है आपने, जहां जहां सीरिया में देखें क्या हो रहा है, इराक में देखें क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में देखें क्या हो रहा है, पाकिस्तान में देखें क्या हो रहा है। तो ये जिन जिन लोगों ने आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा करने का काम किया, आज वो भुगत रहे हैं। लेकिन हमारे देश में और हमारे प्रदेश में आज पूरा मुल्क, पूरा प्रदेश एकजुट है, और इस तरह की कोई भी कॉन्स्पिरेसी, किसी भी षड्यंत्र को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। लेकिन श्रीकांत जी, क्या है क्या नहीं है, ये तो एनआईए की जांच के बाद ही पता लगेगा। सवाल आ रहा ना, उत्तर प्रदेश की जनता के मन में सवाल है, और वो सवाल लाजमी है कि भाई जहां विधानसभा सुरक्षित नहीं है वहां हम आम आदमी कहां सुरक्षित होंगे? नहीं, आपने जो सवाल पूछा है वो लाजमी सवाल है। मैं उस सवाल से कोई इतर जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग आश्वस्त रहें। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस, हमारी एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। लेकिन यह भी वास्तविकता है कि यह विस्फोटक विधानसभा में मिला है, और विधानसभा में कैसे पहुंचा है, कौन कौन इसके पीछे हैं, ये एक जांच का विषय है, और एनआईए इसकी जांच कर रहा है। योगी जी की बातों से लग रहा था कि उन्हें पता है कौन इसके पीछे है। मैंने कहा कि एनआईए इसकी जांच कर रहा है। जब जांच पूरी होगी तो निश्चित रूप से वह सबके सामने आएगा कौन कौन लोग उसके पीछे हैं, या शरारत है, या आतंकवादी ये गतिविधि है। निश्चित रूप से इस तरह का घिनौना कृत्य, ऐसा लगता है कि आप लोग जानते हैं, समाज का तो व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन अपने मुंह से कहना नहीं चाहते, जांच एजेंसी से कहलवाना चाहते। वाकई ऐसा है क्या? नहीं, जांच एजेंसियां तो वही कहेंगी जो जांच में पाया जाएगा। आप लोग नहीं जानते कि किसने किया ये काम? ये पूर्व की सरकारें थोड़ी है कि पहले से ही जांच तय कर दी थी कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो लोग अब जा चुके हैं। जनता ने ऐसे लोगों को नकार दिया है। जो वास्तविकता होगी वो जनता के सामने आएगी, आप लोगों के सामने आएगी, आप लोगों के माध्यम से जनता तक जाएगी। शुक्रिया श्रीकांत जी वक्त देने के लिए। श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। यूपी सरकार का पक्ष भी अमूमन टीवी पर चर्चाओं में या मीडिया के सामने वही रखते हैं। वो कह रहे हैं कि जांच होगी, इसके अलावा वो कुछ नहीं कहना चाहते। संबित पात्रा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की बातों से ऐसा लग रहा था, खासतौर पे जब उन्होंने कहा कि विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने वालों को ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो लगता है उनकी बातों से कि उनको पता था कि इसके पीछे कौन है। ये राजनीतिक साजिश है या आतंकी साजिश है, क्या लगती है? देखिए, इतने गंभीर मामले में और ख़ास करके जहां पे एक आतंकी साजिश का भी जो है एक संदेश जा रहा है, एक कहीं ना कहीं उसकी भी बदबू आ रही है, तो उसमें बड़ी परिपक्वता के साथ हर विषय को रखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, और अभी श्रीकांत शर्मा जी जो कि नज़दीकी से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के कामकाज को देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सरकार के प्रवक्ता भी हैं, अगर उन्होंने खुद कहा है कि इस पर जाँच होगी और जाँच के पश्चात जो भी रिपोर्ट आएगा उसको सामने रखा जाएगा, तो मुझे लगता है
लगता है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स ये उचित नहीं होगा। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा ही कोई साजिश है, क्योंकि आपने जैसे बिल्कुल सही कहा 150 ग्राम PETN का मिलना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि मात्र 500 ग्राम PETN ही चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विधानसभा है, को संपूर्ण रूप से ध्वस्त करने के लिए। और बातों ही बातों में श्रीकांत जी का कहना, और बिल्कुल उचित कहना, कि दो ही तरह के लोग उस विधान परिसर के अंदर और उस विधानसभा खास में आ सकते हैं। एक तो विधायकगण आ सकते हैं और वो कर्मचारी जो अधिकृत है वहां आने के लिए। और आज हमने सुना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी यह कहा कि जो लोग अधिकारी अधिकृत रूप से वहां आते हैं, पुलिस उनकी भी जांच करेगी और वेरिफिकेशन करेगी, और बाकी तमाम ये जांच का दायरा NIA जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, हाईएस्ट एजेंसी है, उसके अंतर्गत होगा। तो मुझे लगता है बहुत शीघ्र ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सुनील यादव जी, आप तो खुद विधायक थे, मजबूत नेता हैं समाजवादी पार्टी के आपको लगता है कि जो विस्फोटक दुनिया के 4-5 सबसे खतरनाक विस्फोटकों में गिना जाता है, जिसको आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं, वो विस्फोटक यूपी की विधानसभा में आ रहा है, इसके मायने क्या हैं? या तो विधायकों में कोई आतंकवादियों से जुड़ा है, उसके संबंध हैं, या कर्मचारियों में किसी के आतंकवादियों से ताल्लुकात हैं? मैं ये कह सकता हूं कि इस घटना को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मंत्री बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि संसद भवन पे जो हमला हुआ था ये उससे बड़ा मामला है एक। और अगर उससे बड़ा मामला नहीं है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का बयान आया, सिद्धार्थ सिंह जी जो मंत्री हैं उनका बयान आया, अभी मैं सुन रहा था कि श्रीकांत जी जिस तरीके से कह रहे थे, वो लग रहा है कि ये लोग जान रहे हैं कि कौन है। और इस घटना के बाद भी सरकार का ये कहना कि चौक चौबंद है, आतंकी कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि ये विस्फोटक जब विधानसभा के अंदर पहुंच गया, आप नहीं जान पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले स्वीकार करिए कि आपकी जो एजेंसियां हैं या आपकी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ध्वस्त है। आप कहीं किसी को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश के सारे MLA जहां से सरकार चलती है, वो लोग जहां पर बैठ रहे हैं वो अगर सुरक्षित नहीं हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यूपी के लोग अस्वस्थ रहें, उनको कुछ नहीं होगा। एक दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये वाणी के वीर हैं, लेकिन काम इनके बस का नहीं है। अगर ये वाणी के वीर नहीं होते तो इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। आप जब जांच करा रहे हैं तो जब रिपोर्ट आ जाए उसके बाद आप कुछ कहिए। आप जांच का आदेश किए हैं और बयान अपनी तरफ से जारी करने लगे हैं कि शायद ये हैं, शायद। लेकिन नाम तो लिया नहीं उन्होंने किसी का, आपको बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि पूरा देश जानना चाहता है इसके पीछे कौन है। भाई मैं कह दूं कि इसके पीछे हम लोगों के खिलाफ साजिश हो रही, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये साजिश एक आतंकी साजिश हो सकती है, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए एक खतरा है और पूरे देश के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। संबित पात्रा, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं त्रिवेदी जी के पास जाऊंगा और विशाल पांडे के पास जाऊंगा। वाणी के वीर हैं आप लोग कह रहे हैं। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के दो विषयों को यहां स्पर्श करना चाहूंगा। नंबर एक, उन्होंने कहा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है और व्यवस्था है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, व्यवस्था है ही नहीं। और खुद इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह बहुत दुखद विषय है कि एक क्विक रिस्पांस टीम QRT इतने वर्षों तक भारतवर्ष के सबसे बृहत्तम, सबसे बड़े विधान परिषद में अभी तक नहीं था, विधानसभा में अभी तक नहीं था। तो एक QRT बनाने की बात की गई है, और एक कांस्टेबलरी फोर्स हर गेट पे रहे, इसकी व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं थी। टोटल बॉडी स्कैनर भी हर गेट पे लगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, और मुझे लगता है इन छोटी छोटी चीजों पर इतने वर्षों तक ध्यान नहीं दिया गया। आपका जो मूल प्रश्न आरंभ में था रोहित जी, कि संसद हमले के पश्चात भी भारत की, देखिए मैं इसमें बीजेपी की सरकार को भी आप घेरे में लीजिए, कोई बुराई नहीं है, देश का विषय है तो देश के लिए पहले सवाल जनता के सवाल है सर, आप समझिए, कोई गलती है तो उसको भी समझना चाहिए। बॉडी स्कैनर लगा देंगे विधानसभा के बाहर। हाँ, मैं मानता हूं। सुनिए ना सर, सारे विधायक एकजुट हो जाएंगे एक सुर में, क्योंकि सबको डर लग रहा है कि अरे यहाँ बम आ गया, अगर वहां बम फटेगा तो वो सब निपटेंगे। लेकिन हजरतगंज में तो सर बॉडी स्कैनर नहीं लगेगा, उसके बगल में अमीनाबाद में तो सर बॉडी स्कैनर नहीं लगेगा। उन बाजारों में तो लोग अपनी जान हथेली पे लेके घूमे। इसका मतलब मैं इसका उत्तर देता हूं।
मैं इसका उत्तर दूंगा रोहित जी, और बिल्कुल स्पष्टता से दूंगा। पहले मैं नहीं, इसका सवाल इन लोग इनके पास नहीं है। एक तो जो व्यवस्था की बात उन्होंने कही, उसका जवाब साहब मैं जवाब दे दूं। ये तू मैं लड़ने का विषय नहीं, बड़ा गंभीर मामला है। नंबर एक, आपने सही कहा कि व्यवस्था का विषय, व्यवस्था में मैंने कहा कि QRT इत्यादि बनी नहीं थी, अब बनेगी। इतने दिन भी क्यों हुए, नहीं होने चाहिए थे। दूसरा जो आपने स्पर्श किया कि हम लोगों ने इशारे में कुछ सजेस्ट किया है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। स्पष्ट प्रश्न पूछा गया श्रीकांत जी से भी, सिद्धार्थ जी से भी। स्पष्ट प्रश्न यह था कि यहाँ तक PETN जो कि एक्सप्लोजिव है वो पहुँचा कैसे। उन्होंने कहा देखिए, इस जो जहाँ पर विधायक बैठते हैं, जहाँ हाउस सेशन में होता है, वहाँ कौन पहुँचता है? या तो विधायक पहुँचते हैं या तो ऑफिसर पहुँचते हैं। हवा से उड़ के स्वतः अपने आप तो ये एक्सप्लोजिव पहुँचा नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि विधायकों का नाम, किसी का नाम नहीं, विधायक कहा ही नहीं जाए, केवल कहा जाए कर्मचारी, तो ये उचित नहीं होगा। सबको जब कोई जांच होती है तो बिना नाम लिए पूरे जो लोग उस परिसर में आते हैं सबकी जांच होनी चाहिए, उसमें किसी को एग्जेम्पशन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है जो लोग बौखलाए हुए हैं, कहीं ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाला विषय तो नहीं है। बिल्कुल बौखलाना नहीं चाहिए, आपको तो स्वागत करना चाहिए और खुद कहना चाहिए मेरी भी जांच करिए, खुद मेरी भी जांच करिए, ताकि किसी प्रकार का संदेह किसी को नहीं रहे। किसी ने मना किया बात रोहित जी जो आपने कहा कि हाँ यहाँ पे बॉडी स्कैनर आप कि हम जांच नहीं कराएंगे। अभी तो जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे वो कह रहे हैं कि हम लोग बयानवीर है और अननेसेसरीली बयान दे रहे हैं, जांच के लिए वेट करना चाहिए, ये सब नहीं कहना चाहिए कि विधायक आते हैं, अधिकृत अफसर वहां आते हैं। ये तो आपके सामने अभी इन्होंने कहा। तो इसलिए मैंने कहा कि हम सबको, जो लोग उसके अंदर जाते हैं, सबको स्वतः इसको स्वीकार करना चाहिए कि हम सब जांच के दायरे में हैं। यही विषय कहा गया। इसमें किसी प्रकार का आंख बबूला होना या बौखलाना कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसी का नाम तो लिया ही नहीं गया है यहाँ पे। मैं सुनील जी से जवाब लूंगा आपकी बात का। उसके पहले मैं रामदत्त त्रिपाठी जी को, दिलीप त्रिवेदी जी को, विशाल पांडे को चर्चा में लाना चाहता हूं। रामदत्त त्रिपाठी जी, विधानसभा के अंदर ऐसा बारूद मिलता है जो अगर आधा किलो होता तो पूरी विधानसभा को उड़ाने के लिए पर्याप्त था। तो रामदत्त जी, आप लखनऊ में रहते हैं, आपको सुरक्षित महसूस हो रहा है क्या आज? देखिए, जनरल सुरक्षा तो एक अलग सवाल है जो आपने उठाया, बाजार में और सड़क पे, ये अलग बात है। ये एक स्पेसिफिक बात है, और ख़ास करके जब हमारा विधानसभा का सेशन होता है तो पूरी सिक्योरिटी मीटिंग होती है, जिसमें सारे पुलिस ऑफिसर होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, और वहाँ पर चप्पे चप्पे पे पूरे गलियारे में पुलिस के लोग तैनात रहते हैं, बाकायदे महिला पुलिस भी रहती है। और हम लोग जब जाते हैं तो मेटल डिटेक्टर से पास करके जाते हैं, अपना पास दिखा के जाते हैं। और एक तो ख़ास बात यह है कि ये मेटल डिटेक्टर में ये डिटेक्ट नहीं हुआ। एक तो बात यह है व्यवस्था की। दूसरी बात यह है कि जो विधान भवन का मंडप है, जहां नेता विरोधी दल के सीट के नीचे मिला, तो वहां पर या तो केवल विधायक जाते हैं, या मार्शल के लोग जाते हैं, या कर्मचारी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत स्पेसिफिक, इसमें आम लोगों को, पूरा सैकड़ों हजारों लोगों को जांच करने की और तलाशी लेने की बात नहीं है। ये बहुत ही एक सुनियोजित, जो एक पिन पॉइंटेड, बहुत स्पेशलाइज्ड जॉब है काउंटर जो टेररिज्म का। और मुझे लगता है जो योगी जी ने खास करके कहा कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज में आपस में तालमेल नहीं है, हमारे पास QRT नहीं है, उन्होंने विधान भवन के कर्मचारियों की जांच की बात की, तो काफ़ी उन्होंने एक तरह से लाचारी की बात की। तो ये सिस्टम में खामी है। आप सबकी जांच कर लीजिए, लेकिन अगर उसमें वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा मेटल डिटेक्टर, और उसको पाया भी नहीं तो। सर 1.5 मिनट हुआ, लेकिन आपकी बात पूरी हो उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। PETN की सर खासियत ही यही है कि मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड इसको पकड़ नहीं पाते सर, इसीलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल आजकल आतंकवादी करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आतंकवादी पहुंच गए यूपी विधानसभा तक भी? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ। तो मैं रोहित जी यही कहना चाहता हूँ कि ये एक अलग स्पेशलाइज, इसके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। दूसरी बात, किसी एक राज्य से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये हो सकता है विदेश से आया हो, ये विस्फोटक हो सकता है कहीं और से आया हो। तो मुझे लगता है अब ज़रूरत आ गई है, जब खुद चीफ मिनिस्टर लाचारी व्यक्त कर रहे हैं कि सिस्टम इनकॉम्पिटेंट है, तो एक फेडरल एजेंसी होनी चाहिए जो एक्सक्लूसिवली आतंकवादी जो साजिशें होती हैं उनका कहीं ना कहीं उन पर
सुरागरसी करें, क्योंकि स्टेट की जो इंटेलिजेंस है वो केवल पॉलिटिकल इंटेलिजेंस गैदरिंग करती है। उनके पास ये काउंटर टेररिज्म का जो उनके पास कोई तंत्र नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है इसके लिए एक फेडरल एजेंसी की अब बहुत ज़रूरत है। दिलीप त्रिवेदी साहब, आपको भी लगता है कि एजेंसी की जरूरत है, या जो एजेंसियां हैं वो ढंग से काम नहीं कर रही हैं इसलिए ऐसी चीज हो गई कि विधानसभा के अंदर तक पीटीएन पहुंच गया? एक तो चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा आप लोग कह रहे थे कि मेटल डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट नहीं किया, तो ये इसके लिए मेटल डिटेक्टर नहीं होता है, इसके लिए एक्सप्लोजिव डिटेक्टर होता है जो उसको डिटेक्ट करता है। जो एक्सप्लोजिव से वेपर्स निकलते हैं उससे वो डिटेक्ट होता है, ना कि किसी मेटल की वजह से। ये कोई भी एक्सप्लोजिव हो वो मेटल डिटेक्टर से नहीं डिटेक्ट हो सकता। अब पॉइंट ये है कि वहाँ पे क्या एक्सप्लोजिव डिटेक्टर्स थे या नहीं थे, या क्या यूज़ किए गए और या नहीं यूज़ किए गए। डॉग स्क्वाड भी काफ़ी हद तक कामयाब रहता है इसको डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें से वेपर्स निकलते हैं। अगेन वहाँ पे डॉग स्क्वाड इफेक्टिवली यूज़ हो रहा था, प्रॉपरली ट्रेन डॉग्स थे कि नहीं थे, दीज आर द इश्यूज़। लेकिन तो सवाल ये उठता है कि एक हेविली गार्डेड बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर एक हाई एक्सप्लोजिव, ये नॉर्मल एक्सप्लोजिव नहीं, बड़ा हाई एक्सप्लोजिव है, वो एक्सप्लोजिव वहाँ पहुँच जाए तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लापरवाही है, किसी ना किसी लेवल पे लापरवाही है कि ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि इसके लिए अरेंजमेंट्स, ये एंटिसिपेशन बहुत पहले से ही किया गया है कि ऐसी स्थिति आ सकती है, और उसके लिए प्रोविजंस किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोजिव डिटेक्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं, एंड स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी लोगों को ट्रेनिंग दी गई है कि वो लोग इस चीज़ों को ऐसे किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करें और कैसे इसको रोकें। कुछ किस्म की लैक्सिटी है, वेद द इंडिविजुअल लैक्सिटी है या सिस्टमिक फेलियर है, ये तो जांच से पता चलेगा, बट ऑब्वियसली देयर इज़ कुछ ना कुछ इसमें कभी रह गई है। जहाँ तक इशू है एजेंसी, तो एजेंसीज तो बहुत सारी बन गई हैं। एक नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो स्पेसिफिकली ऑल ओवर इंडिया के उसके पास फेडरल पावर्स हैं टू गो इनटू एनी एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़। देयर आर और भी सब चीज़ें हैं, स्पेशलाइज सेल्स हैं। तो और नई एजेंसी, हर एक क्राइम के लिए तो एक एजेंसी आप नहीं बना सकते। जो एग्जिस्टिंग एजेंसीज हैं उनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग आपकी तंत्र है टू डिटेक्ट दिस थिंग्स एंड टू स्टॉप, उसकी लैक्सिटी खत्म करने की जरूरत है। एंड वी हैव टू गो इन डेप्थ कि ये आफ्टर ऑल इतनी महत्वपूर्ण जगह में ऐसा क्यों हो गया। ठीक है। विशाल पांडे, पत्रकारों में क्या चर्चा है इसके बाद? देखिए रोहित जी, एक जो सबसे खास चीज़ हम बताना चाहेंगे इस विस्फोटक के मिलने के बाद से कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसके जितने भी गेट हैं, अगर आप और हम अपने आप को भी छोड़ दें, कोई एक आम आदमी भी वहां जाना चाहे तो बहुत ही आसानी से अंदर जा सकता है। इसके लिए चाहे आप सुरक्षाकर्मी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं या वहाँ के जो तंत्र जिस तरीके से विकसित किया गया उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। नंबर दूसरी चीज़, अगर आपके पास भी है तो भी आप पास देख कर ही छोड़ दिया जाता है, जाँच नहीं की जाती है। तो इसलिए पास का कोई सवाल नहीं है, और बिना जांच के जब आपको अंदर जाने दिया जाता है, आपकी जेब में क्या चीजें हैं क्या नहीं है, अंदर जाकर आप किस कर्मचारी को क्या चीजें सौंप रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, विधानसभा के पास लगी गाड़ियां आपको लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इतनी ज्यादा दिख जाएंगी कि आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कितने विधायक, 403 विधायक हैं और उससे ज्यादा पास यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं आपको सड़कों पर। तो जो अव्यवस्था है विधानसभा की सुरक्षा को लेकर कि कोई भी व्यक्ति विधानसभा में घुस सकता है अगर वो जाना चाहे तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि विस्फोटक कैसे अंदर गया। क्या कोई अनजान व्यक्ति या कोई, ये कुछ भी हो सकता है, चाहे वो किसी टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं कि वो अंदर गए और किसी को दिया, या अब यहां पर सवाल उठता है कि विपक्ष दल की कुर्सी के नीचे ये रखा गया तो इसके पीछे क्या कोई विधायक है या कोई कर्मचारी इसके पीछे है, क्या योगी के खिलाफ के लोग हैं या योगी के समर्थक ही हों जो कि उनकी लोकप्रियता से डर रहे हों। तो ये सब एक जांच का विषय है, इस पर बहुत ही सघन जांच होनी चाहिए। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उत्तर प्रदेश के विधानसभा की, आप और मैं या कोई दूसरा व्यक्ति कोई भी चीज बड़े आसानी से विधानसभा में लेकर जा सकता है, उसकी जांच नहीं होगी। रोहित जी। ठीक, सुनील जी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, पिछली सरकार की या मौजूदा सरकार की? जी, एक सिस्टम नहीं बना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधे सीधे मौजूदा सरकार की है। नहीं, ठीक है, तंत्र नहीं बना, वो तो पिछली लगातार सरकारें आती गई और मैं मानता हूं कि कुल मिला के सबकी जिम्मेदारी होगी, या उस समय लगा कि इसकी जरूरत नहीं रही। आज देखिए, सवाल ये नहीं है कि हम किस पर आरोप लगा रहे हैं, आज जो सवाल उठ रहे हैं बाहर,
वो सवाल यही है कि जब हमारा विधायक, हमारा मिनिस्टर, हमारा मुख्यमंत्री, ठीक है वो दूसरे दल के नेता हो सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री तो हमारे भी हैं, अगर हमारा मुख्यमंत्री भी हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, जहां वो बैठते हैं वहां अगर आतंकी पहुंच गए हैं या वहां ऐसा विस्फोटक पदार्थ पहुंच गया है जो ध्वस्त कर सकता है, तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में लोग किस तरीके से रह रहे होंगे। अगर हमको कल से ये डर लगने लगे, आज से ये डर लगने लगे कि हम सदन में भी सुरक्षित नहीं हैं, तो स्वाभाविक है हम घर में भी सुरक्षित नहीं हैं, गांव में भी सुरक्षित नहीं है। और इसकी जिम्मेदारी, ये आरोप नहीं है, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। आज उत्तर प्रदेश में और देश में दोनों जगह इस देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उस पर भरोसा किया है। लेकिन भरोसा इसलिए नहीं किया था कि सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, अमरनाथ यात्रा पे आतंकी हमले कर जाएंगे, कश्मीर में हमले कर जाएंगे, और ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम लोग बैठेंगे तो वहां भी ऐसे पदार्थ आ जाएंगे कि पूरा विधानसभा उड़ सकता है या विधानसभा में विस्फोट हो सकता है। जहां लोग सुरक्षित नहीं है, नेत्र सुरक्षित नहीं है, तो मैं ये मान सकता हूं कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस पर सबको मिला के, मुझे लगता है सारे दल इस बात को लेकर के सहमत भी हैं। उस पे आज सदन में किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा कि ये जांच होगी, आपको जांच से निकलना होगा। जनता पे पड़ती है तो आप लोगों में बंटवारा होता है सर, अपने पे पड़ती है तो कहां बंटवारा जनता में भी नहीं होता। अगर जनहित का मामला है, देखिए अगर सुरक्षा का मामला होगा, जब अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ तो पूरा देश एक साथ है, कश्मीर में हमला होगा तो पूरा देश एक साथ है, जब विधानसभा में हमला होने की स्थिति आई, हमें याद है जब लोकसभा में भी हमला हुआ था तो सब लोग एक थे। नहीं यादव जी, आप थे नहीं कल, आपको पता लगता कि देश कितना एक साथ है और कितनी राजनीतिक पार्टियां एक साथ है। जनता पे पड़ती है, जनता एक साथ हो जाती है। राजनीतिक पार्टियों पे आज पड़ी, विधानसभा में पाउडर आ गया तो सब एक साथ हो गए। जनहित में, डेवलपमेंट पे और सुरक्षा पे नहीं, जनहित की चीजों में डेवलपमेंट पे और एजुकेशन, हेल्थ और सुरक्षा, ये ऐसी चीजें हैं जहां पक्ष विपक्ष एक हो सकता, मतभेद हो सकते हैं कि कोई कहे कि हम इससे बेहतर हो सकता है या ये चीज उससे बेहतर हो सकती, लेकिन चाहते सब लोग हैं कि वो सुरक्षित रहें। संबित पात्रा जी विशाल पांडे जैसा बता रहे थे, सुरक्षित रहे। संबित पात्रा जी विशाल पांडे जैसा आप बता रहे थे अभी, मुझे पता नहीं आप गए हैं नहीं, मैं गया हूं तो मैंने वो स्थिति देखी है और उनका सवाल जायज़ है। 403 विधायक हैं तो विधानसभा के बाहर से लेके 1 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन ऐसे लगी रहती है जैसे विधानसभा नहीं है, म्यूजियम देखने के लिए लोगों की भीड़ है। तो ये विधानसभा को म्यूजियम बना देने की जो स्थिति आई, इसको दूर करने के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं सोचा या आप ही लोगों ने बनाई है? रोहित जी, रोहित जी, मैं इसका दोनों का उत्तर देता हूं, मगर पहली एक बड़ी बात है, इस डिबेट का जो सबसे मुख्य आयाम है, मुझे लगता है अभी तक हम में से किसी ने उस सबसे प्रमुख बिंदु को स्पर्श नहीं किया है। इसका सबसे दिल दहलाने वाला और सबसे घबरा देने वाला आयाम यह है, और जिसको कि हमने इंगित भी किया कि देखिए उस स्थान पर केवल 2 कैटेगरी के लोग पहुंच सकते हैं, विधायक पहुंच सकते हैं, या तो मार्शल पहुंच सकते हैं, या तो वो कर्मचारी पहुंच सकते हैं जो बिल्कुल अधिकृत है। आप सोच के देखिए, अगर इनमें से किसी ने भी, बिना नाम लिए मैं बता रहा हूं, इनमें से किसी ने भी वहां पर लेकर वर्ल्ड का सबसे बड़े एक्सप्लोजिव्स में से कुछ अंश वहां रखता है, उसका अर्थ क्या निकलता है? सीधा सीधा उसका अर्थ निकलता है कि षड्यंत्र जो है वो अब विधि दंड को धारण करने वाले लोगों तक पहुंच गया है। इससे पहले षड्यंत्र होता था, बंद कमरों में होता होगा, खुली जगहों में होता होगा, मगर उन लोगों द्वारा किया जाता होगा जिनका विधि दंड अर्थात लॉ मेकर वो नहीं होंगे। मगर अगर आप विधान परिषद के अंदर, विधान मंडल के अंदर पीईटीएन पहुंच गया, उसका मतलब जिन लोगों को रक्षक की भूमिका में रहना चाहिए उन्हीं में से कोई भक्षक भी है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं आपसे आप की भाषा में पूछ रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश के विधायकों में कोई आतंकवादी है या उत्तर प्रदेश विधानसभा के कर्मचारियों में कोई आतंकवादी है? देखिए, 2 चीजें। पहली बात, मेरा मानना जो है, और मुझे लगता है एक्सपर्ट्स भी मानेंगे, पीईटीएन जैसा एक्सप्लोजिव उसको हम पेटी थेफ्ट या पेटी क्राइम के साथ नहीं जोड़ सकते कि हाँ एक पॉकेट मार था और वो लेके पीईटीएन जा रहा था।
PETN जिसके पास से भी बरामद होगा, देश का कानून कहता है, RDX जिसके पास से भी बरामद होगा, देश का कानून कहता है उसको आतंकवादी का संज्ञान ही दिया जाएगा। और आप 1 + 1 = 2 आप खुद इससे उद्धृत कर लीजिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। पहुंचा कैसे? कोई बाहर से मार्केट का आदमी जाके रख सकता है, मुझे नहीं पता, वहां वैसी स्थिति नहीं होगी। मेरे को लगता है कि कोई भी घूमता फिरता स्पीकर के सीट के पास या मुख्यमंत्री के सीट के पास या विधायक दल के ऑपोजिशन लीडर के सीट के पास पहुंच जाए। जो 3 कैटेगरी अभी माननीय गेस्ट्स ने बताए, उन्हीं में से किसी ने तो रखा होगा। और आप अगर वीवीआईपी रेसिज्म करके कहें कि नहीं विधायक तो ये कर ही नहीं सकता है, केवल छोटे कर्मचारी कर सकते हैं, तो मैं मानूंगा ये वीवीआईपी रेसिज्म होगा। और सभी को एक तराजू में तौलना चाहिए, जब तक कि एक्सक्लूजन द्वारा NIA या किसी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी द्वारा एक्सक्लूड नहीं कर दिया जाए। इसीलिए ये बहुत चिंता का विषय है। ये डिबेट आज जितने डिबेट मैंने जो सवाल पूछा सर, आपने उसका जवाब गोल कर दिया। रामदत्त त्रिपाठी जी, क्या यह संभव है कि उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में कोई आतंकवादी है? नहीं, देखिए ये तो हम नहीं मानेंगे कि विधायकों में आतंकवादी, क्योंकि ये जो इसमें एक चीज़ ये भी है ना कि ये जो रखा गया तो ये कोई एक व्यक्ति विशेष को तो टारगेट नहीं बनाया। इसमें तो अगर ये विस्फोट हो जाता, मान लीजिए, हालांकि गनीमत थी कि कोई डिटोनेटर वगैरह नहीं मिला, तो उसमें तो बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती, बहुत सारे लोग होते। तो मुझे नहीं लगता कि विधायकों में से किसी ने ऐसा किया होगा। जान देने को तैयार रहते हैं सर आतंकवादियों के ऐसे दस्ते तो नहीं, ये तो हाँ, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ आतंकवादी तो हो सकते हैं, क्योंकि जब फिदायीन है जिसको अपनी जान की परवाह नहीं है, वो तो हो सकता है कि वो डिटोनेटर लेके कहीं बाहर हो और बाहर से कोई व्यवस्था करे। लेकिन विधायक ऐसा करेंगे, ऐसा मुझे कम से कम ये जिस दिन ये हो जाएगी कि विधायक ऐसा कर सकते हैं, तो फिर ये लॉ मेकर और विधान भवन और फिर ये तो पूरे सिस्टम की प्रासंगिकता पे सवाल उठ जाएगा कि हम इतना खर्चीला सिस्टम हमने बनाया है कि जहां लॉ मेकर ही आतंकवादी हो जाए, तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है फिर सिस्टम में। दिलीप त्रिवेदी साहब, तो ये कल्पना करना जरा मुश्किल है। नहीं दिलीप त्रिवेदी साहब, या फिर मैं इसको ऐसे देखूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ऐसे भी कलाकार हैं, विधायक, जो AK-47 अपने पैरों में लेके सोया करते थे, तो उनमें से किसी की जेब में साथ चला आया ये पाउडर? रोहित जी देखिए, देखिए रोहित जी, पूरे डिटेल्स तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो यहाँ कन्वर्सेशन हो रही है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि ये एक्सप्लोजिव बिना डेटोनेटर के पकड़ा गया। बिना डेटोनेटर के एकदम हार्मलेस एक्सप्लोजिव है ये। अगर इसमें आग आप लगा भी देंगे मार्चिस से तो ये फुलझड़ी की तरह जल के ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि विस्फोट नहीं होगा इसमें। ये हाई एक्सप्लोजिव तभी एक्सप्लोड कर सकता है जब इसमें लो एक्सप्लोजिव का एक डेटोनेटर हो। वो मामूली डेटोनेटर नहीं होता, उसमें भी लो एक्सप्लोजिव होता है, और लो एक्सप्लोजिव के इम्पैक्ट से ही हाई एक्सप्लोजिव डेटोनेट होता है और फटता है। तो ये अगर केवल ये RDX या PATN या जो कुछ भी है आप लोग बता रहे हैं वो अवेलेबल हुआ इन पाउडर फॉर्म या जेलेटिन फॉर्म वहाँ पाया गया, तो ये एक बड़ी सस्पिशियस बात है कि बिकॉज दैट मीन्स इसका उद्देश्य था ही नहीं इसको इसमें विस्फोट करने का। केवल एक किसी कॉज का एम्बैरेसमेंट क्रिएट करना हो सकता है या कुछ और अल्टीरियर मोटिव हो सकता है। बिना एक डेटोनेटर के तो हाई एक्सप्लोजिव टोटली हार्मलेस है, बिल्कुल किसी कुछ उससे किसी का कुछ नुकसान हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा कि जो आदमी अगर इसको एक्सप्लोजिव वहाँ पे एक्सप्लोजन करने के लिए आप पहुँचा रहे हैं इस एक्सप्लोजिव को, तो फिर डेटोनेटर क्यों नहीं साथ में गया? और शायद डेटोनेटर जाता तो वो मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि उस मेटल कंटेनर के अंदर होते हैं मोस्टली ये जो डेटोनेटर्स होते हैं। तो ये एक जो स्थिति वहाँ बनी हुई है, इट इज़ बड़ी अजीब सी। जब तक पूरे और डिटेल्स ना सामने आ जाएं तब तक कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बड़ी वो है, बड़ी इनक्रेडिबल सी सिचुएशन है या हैरंग अंगेज टाइप की सिचुएशन है जिसको जो सामने आ रही है। और सेकंड थिंग मैं ये बताना एक और भी चाहता हूँ कि जो कहा गया कि बार बार कि केवल ये एक्सप्लोजिव अवेलेबल होता है आतंकियों को, ये नहीं है।
ये एक्सप्लोजिव यूज़ किया जाता है माइनिंग्स में, जहाँ स्पेशली सेंट्रल इंडिया की जहाँ माइनिंग्स वगैरह हैं वहाँ पे भी RDX और इस टाइप के एक्सप्लोजिव्स यूज़ होते हैं, और वहीं से ये एक्सप्लोजिव पहुँचता है नक्सलियों को और लोगों को। तो ज़रूरी नहीं है कि इसकी ये बाहर की कोई ताकत इसको भेज रही हो या कहीं से आ रही हो, ये विद इन द कंट्री भी अवेलेबल हो सकता है अनस्क्रूपलेस एलिमेंट्स के हाथ के थ्रू। एंड ये बहुत दफ़े ये बात आई है कि जो अगर ये एक्सप्लोजिव जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है इसको ट्रेस किया जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ डिलीवरी, जिससे कि बीच में इधर उधर इसको ना निकाला जाए या जो जिसको डिलीवर किया गया है वो इसको अनस्क्रूपलेस हैंड्स में ना दे सके। तो इसके लिए भी एक बड़ी पूरे नेशनल लेवल की एक व्यवस्था करने की बहुत जरूरी है। विशाल पांडे, मेरा एक सवाल जो था वो बार बार है, ऐसे भी विधायक हैं जो AK-47 लेके सोते हैं, खेल खेल में किसी की जेब में आ गया क्या साथ, ऐसा भी हो सकता है? देखिए रोहित जी, अगर उत्तर प्रदेश में विधायकों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो लगभग 100 के करीब ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे हैं, और कई के नाम तो ऐसे हैं जो कि सरगना हैं, माफिया हैं, डॉन हैं, AK-47 के नीचे बात नहीं करते। और हो सकता है कि इसे नकारा नहीं जा सकता है कि खेल खेल में उनके पास आ गया हो, लेकिन एक बहुत गंभीर मसला इसलिए है कि विधानसभा के अंदर तक इस पाउडर का पहुँच जाना जो PETN है, ये क्या अगर कोई विधायक लेकर आता है कि जिस तरह के शंकाएँ लोग जता रहे हैं जो भी हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये एक बड़ा एक अपने आप में बड़ी चीज सामने आएगी कि कोई विधायक इस तरह की चीजें कर सकता है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं वो किसी से मिले हुए हैं, उनके माध्यम से क्या ये PETN वहां तक पहुंचा। क्योंकि मैं बार बार एक चीज बता रहा हूँ, जितना मैंने विधानसभा घूमा है अभी पिछले कुछ दिनों से लखनऊ में, तो मैं एक चीज ये बार बार कह रहा हूँ कि वहां पर सुरक्षा ना के बराबर है, कि अगर कोई भी चीज, अगर कोई अपरिचित आदमी वहां जाना चाहे तो बहुत आसानी से जा सकता है। और यहां तक कि पुलिस पर भी वहां जो सुरक्षा में लगे उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो कुछ इधर उधर करके लोगों को अंदर जाने देते हैं। तो ऐसी संवेदनशील जगह आप कह सकते हैं जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, बड़े नेता बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, वहां अगर इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं की जाती हैं तो ये तो भगवान का शुक्र था कि वहां पर कोई घटना नहीं हुई, नहीं तो वहां पर और भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। और जिस तरह का रिकॉर्ड रहा है विधायकों का उत्तर प्रदेश में, आपकी बात को नकारा नहीं जा सकता है। संबित पात्रा, गुलाम नबी आजाद का कहना है किसी सरकार को इतनी जल्दी नाकाम होते नहीं देखा, सोच सकते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल क्या है। नहीं, मुझे लगता है इस हर विषय पर राजनीति को इस नीचे स्तर पे ले आना और उसको कहना कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था फेल हो गई है, ये उचित नहीं है। मैं इसको कानून व्यवस्था से अलग करके, है स्वाभाविक रूप से कानून व्यवस्था तो है ही, मगर उससे भी बड़ा मैं इसको षड्यंत्र, एक आतंकी कॉन्स्पिरेसी के रूप में देखता हूं। अमरनाथ यात्रा जो पे कोई कुछ भी कह सकता है, बावजूद हमला हो जाता है कि आप कहते हैं इसको इंटेलिजेंस फेलियर मत कहिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर आपको ऐसा पाउडर मिल जाता है जिसके साथ डेटोनेटर मिल जाता तो बहुत बड़ा अंजाम दिया जा सकता था। आप कहते हैं इसको लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर मत कहिए, तो सर फिर तो सारी डेफिनेशंस बदल देनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। सुमित जी सर दूसरे चैनल पे नहीं कह रहा हूं। आपको और जनता को ये कहने का, और विपक्षियों को ये कहने का अधिकार है। अरे हम सरकार में हैं, अगर हमारे सरकार में एक भी व्यक्ति आतंकवादी गतिविधि के कारण मारा जाता है, आप हम पे सवाल नहीं उठाएंगे तो क्या विपक्षी दल पे उठाएंगे? मैं अभी समाजवादी प्रवक्ता को कितना भी गाली दे दूंगा तो लोग कहेंगे आप उनको क्यों गाली दे रहे हैं, सरकार में तो आप है और यही उचित है। इसलिए आप मेरे पे सवाल पूछिए, तीक्ष्ण सवाल पूछिए, मैं अपने बलबूते जितना हो सके उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। मगर मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि ये एक षड्यंत्र है, और जब षड्यंत्र होता हो तो षड्यंत्र में हम सबको एक होना चाहिए। और ये कोई छोटा लॉ का लैप्स नहीं है, ये कोई, आपने कहा कि खेल खेल में कोई रख गया होगा, मुझे नहीं लगता कि खेल खेल में कोई PETN रख के चला जाएगा, उसके पॉकेट में आ गया होगा, वो देखता होगा अचानक कि अरे PETN आ गया, चलो विपक्ष के नेता के कुर्सी के नीचे रख दूं। ये जरूर किसी षड्यंत्र का हिस्सा होगा। और इस षड्यंत्र को देखिए रोहित जी, एक बहुत बड़े हिस्से को हमने अभी तक इस डिबेट में स्पर्श नहीं किया है, मैं उसको लाना चाहूँगा। देखिए अभी देश में जिस प्रकार से एक माहौल है, IS भले ही मौसूल अब ठीक हो गया हो वहाँ पर सीरिया में, मगर IS का एक आतंक पूरे देश पे फैलता हुआ नजर आ रहा है। हम अमरनाथ यात्रा में भी अगर सोच रहे हैं कि क्या वहां भी IS का हाथ, पाकिस्तान का हाथ है, तो यहां भी हम IS के विषय में बात करें। केरल में 21 युवक IS के अंतर्गत बाहर चले जाते हैं और वो ट्रेनिंग लेके किस प्रकार की बातें कर रही है अभी हम देख रहे हैं। आने के बाद आप लोगों ने एक दिन कहा IS, उसके बाद दोबारा IS का नाम नहीं लिया आप लोगों ने, ना ही सुरक्षा एजेंसियों ने, ना ही जांच एजेंसियों ने, ना ही सरकार के किसी मंत्री ने।
इसलिए पहले चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए लखनऊ में आईएसआईएस है, विधानसभा के अंदर तक आईएसआईएस पहुंच गया। मैं जानता हूं आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। देखिए, ये सवाल आप इसलिए पूछ रहे हैं कि बहुत लोगों का ये मानना है कि आईएसआईएस हिंदुस्तान में आ गई है, फिर भी सरकार ये क्यों कहती है कि नहीं आईएसआईएस कोई डर का विषय नहीं है, आप पैनिक में मत आइए। आप समझिए रोहित जी, ये भारत की सरकार है, सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार है। अगर यहाँ के गृह मंत्री रोज कहेंगे अरे ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, आईएसआईएस आ गया, अरे ये तो इसमें से 21 युवक चले गए हैं केरल में, अब तो केरल का खैर नहीं, अब तो हिंदुस्तान डूब जाएगा। तो हिंदुस्तान को सुन लीजिए रोहित जी, कृपया करके सुनिए। देखिए, मैं आपको 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। अगर इस प्रकार गृह मंत्री रोज कहेंगे तो देश का जो माहौल है उसको बिगड़ने में 10 मिनट लगेंगे। गृह मंत्री जो कहते हैं बड़ी परिपक्वता के साथ कहते हैं, हाँ अंदर में जांच में किसी प्रकार की खामी नहीं होती है, अगर कोई भी आईएसआईएस का संदिग्ध हो वो सबको ठिकाने अंदर, अर्थात वो आपका इंटरसेप्ट होता है, वो किस प्रकार से फेसबुक के माध्यम से जुड़ रहा है, ये सारे विषय की जानकारी होती है, मगर एक पैनिक का सिचुएशन क्रिएट नहीं किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, ये नहीं कहा, देखिए बार बार गृह मंत्री ने कहा है कि भारत के मुसलमान जो हैं वो बहुत ज्यादा समझदार है, आईएसआईएस को भारतवर्ष में पैर पसारने नहीं देंगे, इसलिए हम आईएसआईएस को लेकर बहुत एक पैनिकी सिचुएशन नहीं बनाना चाहते हैं। मगर जब प्रवक्ता के नाते मैं यहां कह रहा हूं तो मुझे एक कहने का अधिकार है कि हमें इन विषयों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है सुनील सिंह जी, जिस विधानसभा में आप बैठते थे वहां आईएसआईएस आ गया है जी, आपको एहसास है? देखिए, मैं फिर रोहित जी एक ही बात कहूंगा, मैंने कहा कि और जो सच है, देखिए ये जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं उनको फिर कहूंगा कि ये भाजपा के लोग जो हैं वो वाणीवीर हैं, इनसे काम कुछ नहीं हो सकता। एक अगर काम होता तो आज ये डिबेट नहीं हो रही होती। अच्छा? ये विस्फोटक जो PETN 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंच गया, वो नहीं पहुंचा होता। और अभी इन्होंने एक बात कही, मुझे लगता है कि ये धोखे में कह गए होंगे कि मैं सपा के प्रवक्ता को गाली दूं। मैं आपको बता दूं भाजपा के प्रवक्ता जी, आप दिल्ली सरकार में हो या उत्तर प्रदेश सरकार में हो, कभी सपने में भी ये गलती मत करना। एक और कभी सपने में सोचना भी नहीं कि हम गाली देकर के भी सुरक्षित रह सकते हैं, क्यों समाजवादी लोग जवाब देना जानते हैं। एक हालांकि आज डिबेट इस पर नहीं है, डिबेट इस पर है कि आप कहां फेल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी से सवाल पूछो, ये उचित नहीं होगा, हमें जवाब देना है। फेल हो रहे हैं, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं? मैं रोहित जी, मैं एक चीज कह रहा हूं, समझाइए, इनको शायद समझ में नहीं आया। मैं धमकाने की क्या आवश्यकता है? मैंने कहा कि इस विषय पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा, इस विषय में समाजवादी पार्टी को किसी प्रकार से गाली देना उचित नहीं है, तो ये उसको उल्टा मुझे धमका रहे हैं कि आप गाली देख के देखिए, फिर मैं क्या करूंगा आप देख लीजिएगा। चुप रहो यार, अरे चुप रहो भाई, अरे भाई चुप रहो। क्या चुप रहो यार? कह रहा हूं वो आप अपने स्तर पे आ गए, 24 घंटे आ गए अपने स्तर पे, सीसीटीवी कैमरे हैं। अरे मैं अपने स्तर पे आऊंगा तो आप भाग जाओगे, मेरे स्तर पे आप मेरे स्तर वाले नहीं हो। मैंने कहा ना, आप झूठे लोग हो, आप बेईमान लोग हो। रोहित जी, आपको जवाब मिल रहा है अपने प्रश्न का। सीमाएं सुरक्षित नहीं है, आपको जवाब मिल रहा है अपने प्रश्न का। ये अपने स्तर पे आएंगे तो हम भाग जाएंगे। कौन सा बयान दिया आपके? नहीं, ऐसा क्या स्तर है आपका साहब जो हम भाग जाएंगे यहाँ से? उठ के आप आते हैं, आप AK-47 लेके सोते हैं क्या? आप झूठे हो, क्योंकि अभी आप लोग कह रहे थे कि खतरे के समय आप वही तो नहीं है जो AK-47 लेके सोते हैं। और मैं नहीं भाई, AK-47 की बात नहीं है। आप जब आपराधिक MLA की सूची निकालेंगे उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अपने स्तर पे आएंगे तो मैं भाग क्यों जाऊंगा? तो उसमें भी आप भैया, मैं भी एक पार्टी का प्रवक्ता हूं। आप ऐसा क्या कर देंगे जो हम, आप ऐसे क्या कर देंगे जो मैं डिबेट छोड़ के भाग जाऊंगा? आप मारेंगे, पीटेंगे, धमकी देंगे, सुपारी दे देंगे किसी को मारने का? मैं उत्तर प्रदेश आऊंगा तो मरवा देंगे, आप ऐसा क्या करेंगे? इसमें है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता दूं, में बैठते हैं, ईश्वर हमारी रक्षा करता है, आप बाल बांका भी नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, कैमरे लगातार हैं, महाकाल जिसकी रक्षा करता हो उसकी बाल बांका नहीं कर सकते हो आप। दोनों से रिक्वेस्ट है सर, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। देखिए सुनील जी प्लीज देखिए, धमकाना जायज नहीं है। प्रवक्ताओं को प्रवक्ता की तरह ऐसा है, ये वाणी वीर है, मैं वाणी वीरों पे कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं CCTV कैमरे लगे हैं,
सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। नहीं रोहित जी, मैं इसकी आपत्ति करता हूं, आपके डिबेट में धमकाया गया और मैं इसकी आपत्ति दर्ज कराता हूं। आप एंकर हैं, मैं आपके यहां आपत्ति दर्ज कराता हूं। आपने आपत्ति दर्ज करा दी, हमने नोट कर ली। हमने उनको ये कहा भी कि डिबेट में धमकाना उचित नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के अपने नियम कायदे हैं, हर राजनीतिक पार्टी ने अपने हिसाब से बनाए हैं। धमका नहीं रहा हूं भाई, उनके प्रवक्ताओं को अपने हिसाब से सीमा तय करनी होती है अपनी, वो करके चलते हैं। उन्होंने तो कह दिया मैं अपने पे आ जाऊंगा तो आप भाग जाएंगे। अब ये उनकी पार्टी का हो सकता है स्टैंड कि हम इस तरीके का भी स्टैंड लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आप लोग प्लीज, आप देखिए सर, आप लोग थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जब खतरे की बात आती है, जब देश हित की बात आती है, हम एक हो जाते हैं। क्या कर देंगे? नहीं सर, आप थोड़ी देर पहले आप लोग की बात कहां से आ गई? प्लीज सर, इसको छोड़ दीजिए। स्वस्थ डिबेट हो ना, छोड़ दीजिए सर, स्वस्थ ही है, अभी तक तो स्वस्थ है। प्लीज अभी तक स्वस्थ रखने की कोशिश हो रही है। इसलिए मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, जिम्मेदारी संभालनी स्वीकार करनी चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सरकार में, उनके तंत्र में, उनके चलते हुए व्यवस्था में ये चूक हुई है और इस चूक पे जांच हो, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो और सुरक्षा के जितने इंतजाम लग सकते हैं विधानसभा में वो लगने चाहिए। ठीक है, मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल साहब हमारे साथ आ गए और आखिरी पड़ाव पर हम चर्चा के, और जल्दी से दयाल साहब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो बात सुनील यादव कह रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार फेल हुई है और ये विधानसभा के अंदर विस्फोटक पहुंच जाना इस बात की तस्दीक करता है कि सरकार को नहीं पता है क्या हो रहा है उसकी नाक के नीचे? रोहित जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। यूपी विधानसभा आज के दिन एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। उस देश में, उसी प्रांत में अभी थोड़े दिन पहले नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। वो चीफ मिनिस्टर की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है, वो एक दिशा दर्शाती है। उस स्टेट में जहां हम ये कह रहे हैं कि हम वहाँ लॉलेसनेस था और आज सरकार ने वहाँ पे काफ़ी कठिनाई से, मतलब इसको काफ़ी सख्ती से इसको वो किया है, उस स्टेट में इस किस्म की कार्रवाई उग्रवादियों द्वारा करनी, मैं समझता हूँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे और जो लोग विधानसभा के लिए, सुरक्षा के लिए जिम्मेवार लोग हैं, उनके मुंह पे एक तमाचा है। और ये मैं कहता हूँ भारत जागो, भारत ये जगा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं इस सरकार की हर चीज़ इनको हर रोज़ कहता हूँ, पात्रा साहब, मैं डॉक्टर साहब ये बात कह रहा हूँ कि ये मानिए, ये आपके द्वार पे खटखटा रही है। जितना जल्दी हम मानेंगे कि जो टेररिस्ट हैं उनका काम करने का तरीका बहुत अलग है, उनका काम करने की उनकी सोच बहुत अलग है, वो इस देश के विनाश करने में जुटे हुए हैं। ISIS, अलकायदा, सबकी मुहिम, अगर इस दुनिया का जो ये आतंकवाद है कहीं रुकेगा तो भारत की सीमा पर रुकेगा। आज पूरी दुनिया में किसी के पास ऐसी सीमा नहीं है जो इतनी भारी भरकम उसको रोक सके। सबको मालूम है भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसके अंदर भी कुछ डिफरेंसेस हैं, वो इन डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और ये यूपी के अंदर जो आज मिला है रोहित जी, मैं समझता हूँ इसकी एक बहुत गहरी इंक्वायरी होनी चाहिए। यूपी स्टेट का एकदम से, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, अगर आप इस पे सच्चाई जानना चाहते हो, उस जगह को सीज करो और एक एजेंसी को हैंड ओवर करो, और जब तक उसका ट्रुथ देश के सामने नहीं आए उस पर कोई वार्ता मत करो। मेरा अपना विचार ये है, ये एक बहुत बड़ी लैप्स है और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। आखिरी सवाल रामदत्त जी मैं आपसे ले रहा हूं, और आखिरी सवाल मेरा ये है सर, 5-6 हजार ट्रांसफर तो हो चुके होंगे सर अब तक उत्तर प्रदेश में जब से नई सरकार आई है। क्या हम ये समझे कि इतने तबादलों के बावजूद भी सरकार की पकड़ में अभी चीजें आई नहीं है? रोहित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं ये कहना भी यही चाहता था कि देखिए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो आती जाती रहती है, जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, IPS है, IAS है, PPS है, इनमें अपना पराया नहीं करना चाहिए। जब इतने बड़े पैमाने पर आप सब जगह बदल दिया, थाने बदल दिया, तहसील बदल दिया, CO बदल दिया, कलेक्टर बदल दिया, कप्तान बदल दिया, तो किसी की ग्रिप ही नहीं है अपने ज़िले में, अपने इलाके में। मुझे लगता है योगी जी को ये ब्यूरोक्रेसी में अपना पराया की भावना छोड़ करके और एक
टीम बनानी चाहिए जिससे आगे काम हो, और अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी की है उसी की है, सुरक्षा एजेंसियों की है। एक बात। दूसरी बात जो दयाल साहब ने कही कि जो डिफरेंसेस है, मुझे लगता है कि हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए, जो ISI वाली बात हो रही है कि ये जो जिस तरह से गोरक्षा के नाम पे या जो इस तरह से एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है पकड़ के, कहीं ट्रेन में कहीं बाजार में, और प्रधानमंत्री की सख्त चेतावनी के बावजूद जो बीजेपी के समर्थक इस बात को नहीं रहे हैं, तो जाहिर है कि उससे मौका मिलेगा ISI या दूसरी एजेंसियों को। कुछ लोग रामदत्त जी आप क्या कह रहे हैं? कई जगह पर लिंचिंग हो रही है। रामदत्त जी तो आप क्या कह रहे हैं? हालांकि समय खत्म हो गया, फिर भी रामदत्त जी आप क्या कह रहे हैं कि कई जगह लिंचिंग हुई इसलिए वहां पे किसी ने जाके बम रख दिया? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था रोहित जी। देखिए मैं जो चीज नहीं कर रहा हूं, उससे मौका मिलेगा, और ये मुसलमानों का काम है, ये मान रहे हैं रोहित जी। मैं ये कह रहा हूँ विधानसभा की ISI एजेंसियों को मौका मिलेगा रिक्रूट करने का, लोगों को भर्ती करने का, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का मौका मिलेगा। विधानसभा की एक परमानेंट सिक्योरिटी है। नहीं, गलत बात, गलत रामदत्त जी, गलत बात। ध्यान रोहित जी मुझे मौका दीजिए जरा। चलिए समय रोहित जी मुझे 10 सेकंड दीजिए। पात्रा जी समय खत्म हो गया, 30 सेकंड है। पात्रा जी आप रिवर्ट करना चाहते हैं? 30 सेकंड प्लीज। प्रधानमंत्री जी की बात पे ध्यान देना चाहिए। देखिए मैंने भी सर अगर गौरक्षक कहीं पर किसी के साथ मारपीट करेंगे तो रामदत्त जी कह रहे हैं विधानसभा में बम लगा दिया जाएगा। बोलिए अब संबित पात्रा, लास्ट कमेंट प्लीज। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, आपकी बात का मतलब यही है कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि रामदत्त जैसे रोहित जी देखिए मेरी बात का बतंगड़ बना दिया इन्होंने। प्लीज मैं बोल सकता हूँ क्या? मेरा सुन, आपकी बात का ही नहीं है साहब, आपकी बात का नहीं है। रामदत्त जी ने कहा कि गोरक्षक के कारण रिक्रूटमेंट का बहाना ISIS के मिल रहा है। रामदत्त जी ये सीरिया में जो रिक्रूटमेंट हो रही है, सीरिया में कोई गोरक्षक है क्या? ये लंदन में जो बम फट रहे हैं वहां पे गोरक्षक है क्या? ये अमेरिका में जो 9/11 किया था वहां गोरक्षक था क्या? ये आप लोगों के सर में गोरक्षक घुस गया है, निकालिए उस गोरक्षक समय से हम लोग बात आगे जा चुके हैं, सबक लेना चाहिए। संसद पे हमला हो चुका है इस देश में, और अगर विधानसभा में इस तरीके से विस्फोटक पहुंच जाता है, हो सकता है ये किसी तैयारी का हिस्सा हो। आज विस्फोटक था, 2 दिन बाद डेटोनेटर जाता, उसके बाद किसी धमाके को अंजाम दे दिया जाता। क्या आंखें बंद किए देखते रहते, उसके बाद जागते जब ये हो जाता? इसलिए जरूरत है न केवल विधानसभा को सुरक्षित बनाने की, बल्कि यूपी के हर व्यक्ति को यह एहसास दिलाने की कि वो सुरक्षित है, सरकार है, कानून है, व्यवस्था है। छोटा सा ब्रेक, खबरें ब्रेक के बाद भी जानिए।